स्टूडेंट्स। डीसीसी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपने फंडामेंटल्स ऑफ लॉ और एथिक्स का जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया था उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को आप लोगों ने पढ़ा था। उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं आज भी। तो लास्ट क्लास में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कुछ बेसिक प्रोविजंस आप लोगों ने कवर किए थे। खास करके इस एक्ट के बारे में स्टडी किया था कि एक्ट कब बना था, इस एक्ट का ईयर क्या है, ये एक्ट कब से स्टार्ट हुआ था, उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने कल कुछ अपन पॉइंट स्टडी किए थे। उसके बाद की कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज तक पहुंचने के कितने स्टेप्स हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज तक पहुंचने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, तो अपने उनको कल कंटिन्यू किया था। एक बार मैं कल वाले टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है, फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कल आपने पढ़ा था जब कभी भी कोई ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में तभी कवर होगी, कोई भी ट्रांजैक्शन को यदि आप एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर करना चाहते हो तो उसको कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो। तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपकी वो है कि यहां पर कोई ना कोई ऑफर होना चाहिए। सबसे पहले कोई ना कोई ऑफर होगा, और आप याद रखो जो पर्सन ऑफर देता है उस पर्सन को क्या बोलते हैं, ऑफरर। और जिस पर्सन को ऑफर दिया है उस पर्सन को क्या बोलेंगे, ऑफरी। तो दो लोग हो गए, एक ऑफर देने वाला तो ऑफर, ऑफरर, और जिसको आपने ऑफर दिया वो ऑफरी। तो जब आपने ऑफर दिया तो ऑफर देने के बाद जो नेक्स्ट पर्सन है जिसको आपने ऑफर दिया था, अब वो या तो आपके ऑफर को एक्सेप्ट करेगा और या फिर आपके ऑफर को रिजेक्ट करेगा। यदि ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, देखो विधि, ये वीडियो जरूर थोड़ा सा अटक गया होगा, ये कोई बात नहीं है। बाकी जो मेरी वॉइस है वो आपको क्लियरली आ रही है ना, ठीक है, तो आप उस पर एक बार कंटिन्यू करें। बाकी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो स्क्रीन शेयर हो रही है वो प्रॉपर है, ठीक है ना। हाँ, वीडियो में आज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है, ठीक है, ये कल तक अपना ठीक हो जाएगा। हाँ, तो अपन टॉपिक को पढ़ रहे थे, और जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर आज मेरी पहली क्लास है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल जीरो से इस टॉपिक को समझाने की। और इतना विश्वास रखना आप लोग, लॉ से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि लॉ में कभी भी झूठ नहीं बोला जाता, जो है वो एज इट इज आपको पढ़ाया जाता है। इसमें फैकल्टी अपनी तरफ से कुछ भी ऐड लेस नहीं कर सकती, क्योंकि जैसा कानून में लिखा है, जैसा एक्ट में लिखा है, वैसा ही एज इट इज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आने के लिए सबसे पहले ऑफर होना चाहिए, ऑफर के बाद उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और जब कोई ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो एक्सेप्टेंस कहलाता है। और एक्सेप्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेड प्रपोजल। बेटा ध्यान दो प्लीज, क्योंकि ये जो टर्म्स है ना, ये आगे आप जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो यही टर्म्स आएंगे। तो एक्सेप्टेंस को ही बोलते हैं एक्सेप्टेड प्रपोजल, यानी जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक्सेप्टेड प्रपोजल। और एक्सेप्टेड प्रपोजल को ही प्रोमिस बोलते हैं, क्योंकि यदि एक बार आपका ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो वो प्रोमिस बन गया। और जहां पर भी प्रोमिस हो, अब दो प्रोमिस हो गई, एक तो ऑफरर ने प्रोमिस किया ऑफरी से कि आपको मैं मेरी कार इतने रुपए में सेल करना चाहता हूं, ऑफरी ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं आपका ये प्रोडक्ट, आपकी कार इतने रुपए में परचेज करना चाहता हूं। तो दो प्रोमिस हो गए, एक ऑफरर ने प्रोमिस किया था कार सेल करने का, और ऑफरी ने उसको जब एक्सेप्ट किया तो ऑफरी की तरफ से भी एक प्रोमिस हो गया कि वो भी आपकी कार परचेज करना चाहता है। तो जहां पर दो या दो से ज्यादा प्रोमिस हो और जो कि एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन हो, यानी दो या दो से ज्यादा प्रोमिस हो और एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन हो, एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, तो ये चीज क्या बन जाएगी, ये चीज बन जाएगी एग्रीमेंट, ये चीज बन जाएगी एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आने के लिए सबसे पहले एक पार्टी के द्वारा प्रॉपर ऑफर होना चाहिए, फिर दूसरी पार्टी के द्वारा प्रॉपर उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, फिर ये प्रोमिस बनेगा। और जब दो प्रोमिस एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन का काम करते हैं तो वो क्या बन जाएंगे, एग्रीमेंट। और यदि कोई एग्रीमेंट अनफोर्सेबल है, यदि कोई एग्रीमेंट लॉ के द्वारा अनफोर्सेबल है, एग्रीमेंट अनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी ऐसा कोई एग्रीमेंट है जिसका वायलेशन होने पर, जिसका ब्रीच होने पर
कोर्ट वहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता है, तो ऐसा जो एग्रीमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो ये सीक्वेंस, और आप विश्वास नहीं करोगे, आपके एग्जाम में हर एक अटेम्प्ट के बाद एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे सीक्वेंस ही पूछा जाता है कि पहले कौन सा होगा। तो पहले ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस, फिर कंसिडरेशन, फिर एग्रीमेंट, फिर अनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, और लास्ट में आपकी ट्रांजैक्शन बन जाती है कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए एक लाइन याद रखो, जो भी ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो एग्रीमेंट तो होगी होगी, यानी एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट जरूर होगा, लेकिन एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो कल अपन लोगों ने एक तो ये बेसिक थ्योरी पढ़ी थी कि कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज तक पहुंचने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। उसके बाद में फिर अपने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था ऑफर के बारे में, डिटेल्स पढ़ी थी कि ऑफर का मीनिंग क्या होता है और ऑफर से रिलेटेड एग्जांपल्स। यानी कल आप लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2 और क्लोज ए पढ़ा था। सेक्शन 2 क्लोज ए को स्टडी किया था। और आज जो अपन पढ़ेंगे वो किसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे? एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। इस तरह से एक एक करके इन सभी एलिमेंट्स को पढ़ेंगे और तब जाकर के अपना ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वैसे मैं आपको थोड़ा सा यदि बेसिक बताना चाहूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इन सब के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में चाहे ऑफर से रिलेटेड हो और फिर उसके बाद में ऑफर के अलावा एक्सेप्टेंस क्या होती है, कंसीडरेशन क्या होता है, इसके रिगार्डिंग कंप्लीटली लिखा हुआ है। तो चलिए आज एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग अपन लोग कंटिन्यू स्टडी करते हैं। तो आइए आप अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जो स्टडी मटेरियल आपकी स्क्रीन पे शेयर किया हुआ उस पे आते हैं। तो आपको ध्यान होगा कल अपन लोगों ने जो टॉपिक पढ़े थे, मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूं। कल अपने सबसे पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए कितने स्टेप्स हैं, इन सभी स्टेप्स को कंटिन्यू किया था। फिर उसके बाद में ऑफर का मीनिंग, ऑफर यानी प्रपोजल किसे कहते हैं, आपने उस डेफिनेशन को भी कल कंटिन्यू किया था। कल आपने इतना ही पढ़ा था। और आज अपन जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस। यहां से कि सर एक्सेप्टेंस क्या होती है, यानी सर एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं। भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में क्या कवर होगा। तो चलिए आज इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनो, मैं एक एग्जांपल पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। मान लेते हैं एक अनिल नाम का बंदा है, इसके पास एक कार है, इसने ऑफर दिया, इसका एक दोस्त है, इसका एक मिलने वाला है सुनील। तो इसने सुनील को ऑफर दिया कि यार मेरे पास एक कार है और ये कार मैं 4 लाख रुपीज में सेल करना चाहता हूं। ये अनिल ने ऑफर दिया है, ध्यान दें। तो ऑफरर कौन हुआ, यानी ऑफर किस पार्टी ने दिया, तो आप बोलोगे सर अनिल ने, ठीक है। ऑफर किसको दिया, तो आप बोलोगे सर सुनील को, ठीक है। जो पर्सन ऑफर देगा उसको ऑफरर कहते हैं और जिसको आपने ऑफर दिया है उसको ऑफरी कहते हैं। अब सुनील के पास ऑप्शन है, सुनील को जैसे ही ये ऑफर या प्रपोजल रिसीव हुआ, अब सुनील चाहे तो इस ऑफर को रिजेक्ट कर दे और चाहे तो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। बट सुनील को लगा कि यार सच में कार 4 लाख रुपए में मिल रही है, अच्छी गाड़ी है और एक रीजनेबल प्राइस में मिल रही है, तो सुनील ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। सुनील ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी कि ठीक है भाई मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपकी कार 4 लाख रुपए में परचेज कर लूंगा। बेटा ध्यान देना प्लीज, यहां पर अब 2 प्रॉमिस हो गई, समझना आप इस चीज को। एक प्रॉमिस अनिल के एंड पर है, अनिल की तरफ से क्या प्रॉमिस है, अनिल की तरफ से प्रॉमिस है टू सेल द कार, ठीक है। और सुनील के एंड पर क्या प्रॉमिस है, टू मेक पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द कार। यानी अनिल का प्रॉमिस है कि अब वो अपनी ऑफर के टर्म्स के अकॉर्डिंग कार सेल करे, और सुनील का प्रॉमिस क्या है कि वो अपनी एक्सेप्टेंस की टर्म्स के अकॉर्डिंग अब पेमेंट करे। और एक्सेप्टेंस को ही क्या बोलते हैं अपन, एक्सेप्टेड प्रपोजल। एक्सेप्टेंस बोल दो या एक्सेप्टेड प्रपोजल बोल दो। और जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। तो 2 प्रॉमिस हो गए,
एक अनिल के एंड पर प्रोमिस है और दूसरा सुनील के एंड पर प्रोमिस है। तो एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं, ये मीनिंग आज अपन कंटिन्यू करेंगे। तो अपन जो आपका स्टडी मटेरियल उसको तो स्टडी करेंगे, एक बार इस एग्जांपल के थ्रू आप खुद लैंग्वेज बनाने की कोशिश करो कि एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं। तो एक्सेप्टेंस का मतलब है कि एक ऐसा पर्सन यानी सुनील जिसको ऑफर दिया गया था, ध्यान से सुनना, ऐसा पर्सन जिसको ऑफर दिया गया था, यदि वो पर्सन उस ऑफर को अपनी कंसेंट दे देता है, यानी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, उस प्रपोजल को अपनी एसेंट दे देता है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। और एक्सेप्टेड प्रपोजल को ही क्या बोलेंगे, प्रोमिस बोलेंगे। और ये डेफिनेशन कौन से सेक्शन में लिखी हुई, सेक्शन नंबर लर्न रखना है, क्योंकि डेफिनेशन के सेक्शन से कई बार सेक्शन नंबर से ही क्वेश्चन आए। ऐसे आ जाएगा एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, और नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 2C, सेक्शन 2D, 4 ऑप्शन मिल जाएंगे कि एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, और नीचे 4 ऑप्शन होंगे। इसलिए प्लीज सेक्शन नंबर साथ साथ, इसलिए मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं या बने हैं वो मैंने साथ साथ में आपको लिख करके दिए। और आपको ध्यान होगा सबसे पहला सेक्शन था 2A, तो वो प्रपोजल। फिर दूसरा सेक्शन कौन सा है, तो दूसरी स्टेज कौन सी है, एक्सेप्टेंस। तो आइए अपनी स्टडी मटेरियल पर, और स्टडी मटेरियल को आप पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहां से अपन आप पढ़ेंगे प्लीज। तो उसमें लिखा है कि व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, यानी ऐसा पर्सन जिसको प्रपोजल दिया था। देखो कौन सा पर्सन, जिसको आपने प्रपोजल दिया था, यानी ऑफरी हुआ ना, तो जिस पर्सन को आपने प्रपोजल दिया था, यदि वो पर्सन सिग्निफाइज हिज एसेंट, यदि अपनी कंसेंट को जाहिर करे ऑन दैट प्रपोजल, उस प्रपोजल पर, यानी जिस पर्सन को आपने ऑफर दिया था, यदि वो पर्सन अपनी उस प्रपोजल पर कंसेंट दे देता है, विच इज मेड टू हिम, यानी जो प्रपोजल उस पर्सन को दिया था, यदि वो पर्सन उस प्रपोजल पर अपनी कंसेंट दे देता है, देन द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो ये कहा जाएगा कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। एंड व्हेन द प्रपोजल एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रोमिस, और जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट होता है वो क्या बन जाता है, वो प्रोमिस बन जाता है। तो प्रोमिस कब बनेगा, प्रोमिस बनेगा जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है। तो ऑफर जैसे ही एक्सेप्ट होगा तो एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या बन जाएगा, प्रोमिस बन जाएगा। नीचे आपको एक एग्जांपल मिलेगा, आप इस एग्जांपल को गो थ्रू करें। एग्जांपल में यही है कि अनिल ऑफर्स टू सेल हिज कार टू सुनील, कि अनिल ने अपनी कार ऑफर की सुनील को सेल करने के लिए कितने रुपए में, 4 लाख रुपीज में। तो इस केस में सुनील ने अपनी कंसेंट दी कि वो 4 लाख रुपीज में कार को परचेज करना चाहता है। तो ये मान लिया जाएगा कि प्रपोजल ऑफ अनिल, की अनिल का जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट हो गया, और अब ये प्रोमिस बन गया, दोनों पार्टी के लिए प्रोमिस बन गया। अनिल के लिए प्रोमिस बन गया कि वो अपनी कार सेल करे जैसा उसने बोला था, और सुनील के लिए प्रोमिस बन गया क्योंकि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो सुनील के लिए प्रोमिस बन गया कि अब वो जो 4 लाख रुपए पेमेंट करने हैं उनको पेमेंट करें। तो कोई भी ट्रांजैक्शन को कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आने के लिए सबसे पहले एक ऑफर होना चाहिए, जो आप बार बार पढ़ रहे हैं, उसी पॉइंट को दोबारा बता देता हूं। तो सबसे पहले एक ऑफर होना जरूरी है। तो ऑफर के बारे में आपने पढ़ा, बेटा सेक्शन नंबर लर्न करना हो तो सीक्वेंस लर्न कर लेना। ऑफर, ऑफर के बाद में एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस की जगह आप ये भी वर्ड लर्न रखना, एक्सेप्टेड प्रपोजल, यानी एक्सेप्टेड प्रपोजल को ही क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या बन जाता है, प्रोमिस। जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट होगा वो क्या बन जाएगा, प्रोमिस। और ये कहानी कौन से सेक्शन में लिखी है, सेक्शन 2 और सब क्लोज बी। तो ये सीक्वेंस लर्न कर लो, सेक्शन नंबर भी साथ साथ लर्न हो जाएंगे। सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है, ऑफर, तो 2A में डिफाइन है। दूसरी स्टेज कौन सी होती है, एक्सेप्टेंस, तो 2B में डिफाइन है। अब जो अपनी टर्म आती है वो आती है एग्रीमेंट। हाँ, अब जो अपनी नेक्स्ट टर्म है वो है कि सर एग्रीमेंट क्या होता है। तो बेटा ध्यान दें प्लीज,
एग्रीमेंट का मतलब है कि जब दो या दो से ज्यादा प्रोमिस एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन बन जाएं तो वो ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगी? एग्रीमेंट। अब आप बोलोगे सर ये थ्योरी की लाइन जरूर है लेकिन हमें समझ में नहीं आई, तो ध्यान से देखो, इसी एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। ये जो कार सेल करने वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, तो इस कार सेल करने वाले एग्जाम्पल में जैसा ऊपर आपको ये जो कार सेल करने वाला जो एग्जाम्पल, इस पे आइए एक बार। यहां पर अनिल ने ऑफर दिया कार सेल करने के लिए सुनील को, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सुनील ने ऑफर को एक्सेप्ट किया, आप बोलोगे ये सर किया। तो जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हुआ प्रोमिस बन गया, आप बोलोगे ये सर बन गया। तो ये जो प्रोमिस है, अनिल के लिए प्रोमिस है कि वो कार सेल करे यानी कार सप्लाई करे, तो ये तो अनिल का प्रोमिस हो गया। तो एक प्रोमिस तो ये हो गया, और दूसरा प्रोमिस सुनील के एंड पर देखो, सुनील के लिए क्या प्रोमिस बन गया कि सुनील टाइम पर पेमेंट करे, ये इसके लिए प्रोमिस बन गया। तो कितने प्रोमिस हो गए यहां पर? दो प्रोमिस। और कंसीडरेशन देखिए, अब ध्यान से देखना बेटा, कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। अब अनिल जब अपनी कार सुनील को सेल कर रहा है तो अनिल को कुछ मिलेगा ना, तो इसको 4 लाख रुपए मिलेंगे। तो अनिल के लिए 4 लाख रुपए कंसीडरेशन है, क्योंकि अनिल जो प्रोमिस कर रहा है कार सेल करने का, तो इसको बदले में कुछ बेनिफिट तो मिलने चाहिए ना। तो कार तो ये दे देगा लेकिन इसको मिलेगा क्या? 4 लाख रुपए। दूसरी तरफ सुनील के एंड पे आओ, अब सुनील 4 लाख रुपीज पे करेगा, तो इसको कंसीडरेशन क्या मिलेगी? तो इसको कंसीडरेशन के रूप में वो कार मिलेगी। तो दोनों के लिए कंसीडरेशन है, अनिल के लिए 4 लाख रुपए कंसीडरेशन है और सुनील के लिए कार कंसीडरेशन है। और जहां पर दो या दो से ज्यादा प्रोमिस हो जो कि एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन का काम करें, तो फिर ऐसी ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। अपने स्टडी मटेरियल पे आना एक बार, देखो मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर। तो अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन है मीनिंग ऑफ, नेक्स्ट डेफिनेशन आप देखोगे तो इसमें आपको दिखा हुआ यहां पर कि मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, हाँ मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, और इसका सेक्शन है 2 और क्लोज ई। अब आप बोलोगे सर बीच में सी और डी कहां गई? क्योंकि हमने क्लोज ए पढ़ा वो तो ऑफर का है, क्लोज बी पढ़ा वो एक्सेप्टेंस का। तो बेटा बता देता हूं, सी जो क्लोज है वो है प्रोमिसर और प्रोमिसी की डेफिनेशन। तो जो बंदा प्रोमिस करता है वो प्रोमिसर, और जिससे प्रोमिस किया वो प्रोमिसी, ठीक है। तो वो यहां पर एज सच को डायरेक्टली डेफिनेशन अपने काम नहीं आएगी। और डी क्लोज में कंसीडरेशन डिफाइन है। कंसीडरेशन किसे कहते हैं? तो कंसीडरेशन का मतलब कि समथिंग इन रिटर्न, कि जब एक पर्सन प्रोमिस कर रहा है कि मैं आपको मेरी कार सेल करूंगा, तो उसको बदले में भी कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना। कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन जरूरी है। अपन आगे चल करके इसी चैप्टर में एक सेक्शन 25 को रीड आउट करेंगे और वहां पर एक रूल मिलेगा, नो कंसीडरेशन तो नो कॉन्ट्रैक्ट, कि बिना कंसीडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। तो अपन सेक्शन 25 को जब स्टडी करेंगे तो कंसीडरेशन से रिलेटेड सारे पॉइंट, हाँ कुछ ऐसे एग्रीमेंट भी होते हैं जिसमें कंसीडरेशन नहीं होती, बिना कंसीडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वो कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे गिफ्ट देना होता है, अब गिफ्ट में एक बंदे को तो बेनिफिट मिलता है, जो गिफ्ट ले रहा है उसको तो, लेकिन जो गिफ्ट देता है उसको तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता ना। तो वो अपन स्टडी करेंगे वहां पर कि कौन से ऐसे एग्रीमेंट हैं जिसमें बिना कंसीडरेशन के भी और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। खैर अभी अपन जो स्टडी कर रहे हैं वो है मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट। तो आना आप इस पर सेक्शन 2 और क्लोज ई में। तो इसमें लिखा है एवरी प्रोमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। कि वो प्रोमिस या एक से ज्यादा प्रोमिस हो सकते हैं कि मैं आपके लिए कार भी सेल करूंगा, साथ में मेरी बाइक भी दूंगा और ये भी दूंगा, इतने रुपए में दूंगा, तो ये मल्टीपल प्रोमिस भी हो सकते हैं। तो प्रोमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस जो कि एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन का काम करते हैं, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को किस नाम से जानेंगे? तो ऐसी ट्रांजैक्शन को एग्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। इसलिए शॉर्ट में बताते हैं आपको, नीचे बॉक्स में बताया कि एग्रीमेंट का मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, यानी जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होता है, जब भी ऑफर एक्सेप्ट होगा ये ऑफर है, जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होगा तो वो क्या बन जाएगा? वो एग्रीमेंट बन जाएगा। यानी ऑफर जब भी एक्सेप्ट होगा वो एग्रीमेंट का काम करेगा। तो ये तो छोटी छोटी अपने आज 3 टर्म्स को स्टडी किया। सबसे पहले ऑफर क्या होता है,
उसके बाद में एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं, और एक्सेप्टेंस के बाद में अपना जो पॉइंट था वो कि एग्रीमेंट किसे कहते हैं। तो एग्रीमेंट का मतलब है कि जब भी कोई ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होगा वो एक प्रपोजल वो एक प्रोमिस बन जाएगा, और जहां पर भी प्रोमिसेस हैं तो वो सब। हाँ, दिवांशु ने क्वेश्चन पूछा कि सर ऑफर एक्सेप्टेड तो प्रोमिस होता है ना। हाँ, तो बिल्कुल यही तो बोल रहे हैं कि जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होगा वो क्या बन जाता है, एक्सेप्टेड प्रपोजल, और एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या बन जाएगा, प्रोमिस। तो वो एक प्रोमिस हो गया। तो वो प्रोमिस हो गया एक तरह से ऑफरर के लिए और ऑफरी के दोनों के लिए, और दोनों को वहां पर कंसीडरेशन मिल रही, इसलिए वो ट्रांजेक्शन क्या बन जाती है, एग्रीमेंट। तो जैसे ही ऑफर दिवांशु एक्सेप्ट होगा तो वो एक प्रोमिस बन जाएगा, और एक प्रोमिस नहीं, वो बोलने पर आ रहा है कि एक प्रोमिस है, लेकिन उस प्रोमिस में दोनों पार्टीज के एंड पे प्रोमिस है। ऑफरर के एंड पर भी प्रोमिस है कि जो उसने ऑफर किया था वो उसको पूरा करे, और ऑफरी के एंड पे भी आप प्रोमिस है कि जो उसने एक्सेप्ट किया है उसको भी वो कंप्लीटली पूरा करे। तो ये तो थी अपनी यहाँ पर छोटी छोटी 3 स्टेज। सबसे पहले ऑफर, ऑफर के बाद में एक्सेप्टेंस, और जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होगा वो पूरी ट्रांजैक्शन आपकी एग्रीमेंट की डेफिनेशन में कवर हो जाती है। ठीक है, चलो अब एक चीज और सुनो बेटा, अभी तक अपनी ट्रांजैक्शन सिर्फ एग्रीमेंट बनी है, लेकिन अपने को पहुंचना कहां पर है, सर अपने को पहुंचना है कॉन्ट्रैक्ट पे। हाँ, अपने को कॉन्ट्रैक्ट पे पहुंचना है। अपने ऑफर एक्सेप्टेंस करते करते अपन ऑफर और एक्सेप्टेंस के थ्रू कहां तक पहुंच गए, एग्रीमेंट तक तो पहुंच गए, लेकिन अपने को लास्टली पहुंचना कहां पर है, कॉन्ट्रैक्ट पे पहुंचना है। अब क्वेश्चन ही आता है सर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कैसे कवर होंगे। तो एग्रीमेंट तो बन गया, बस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने में सिर्फ छोटा सा फर्क है। अब आप बोलोगे सर क्या फर्क है, तो वो है अनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अनफोर्सेबिलिटी, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। यदि आपका एग्रीमेंट लॉ के द्वारा अनफोर्सेबल है, ये और ऐड कर दो आप, यानी एग्रीमेंट यदि लॉ के द्वारा अनफोर्सेबल हो जाएगा तो वो एग्रीमेंट किस डेफिनेशन में कवर हो जाएगा, तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर एग्रीमेंट तक तो चलो हम समझ गए, कोई बात नहीं सर, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन सर ये क्या टर्म है, ये अनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, हम छोटे छोटे बच्चों को क्या पता सर ये क्या होती है एनफोर्सेबिलिटी। तो चलो इसको भी मैं बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझा रहा हूं। जैसे कि अपना ऊपर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था, एक बार इस पॉइंट पर आते हैं। जैसे अनिल ने ऑफर किया था कि वो अपनी कार सुनील को सेल करेगा 4 लाख रुपए में, सुनील ने भी ऑफर को एक्सेप्ट किया, और जैसा अभी दिवांशु ने बताया था कि सर जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होता है वो प्रोमिस बन जाता है। अब अनिल के लिए प्रोमिस बन गया कि वो अपनी कार सेल करे, सुनील के लिए प्रोमिस बन गया कि वो 4 लाख रुपए पे करे। मान लो ऐसा हो जाए कि सुनील ने 2 लाख रुपए एडवांस दे दिए, और अनिल को बोला कि 2 लाख रुपए जो बच गए वो जैसे आप मुझे कार डिलीवर करोगे मैं आपको बचे हुए 2 लाख रुपए भी दे दूंगा। यानी सुनील अपने एंड पर अपने प्रोमिस को फुलफिल कर रहा है, सुनील अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर रहा है। 4 लाख रुपए पेमेंट करनी है, जिसमें से पार्ट पेमेंट कर चुका है और बैलेंस पेमेंट भी करने को तैयार है। लेकिन अनिल प्रॉमिस तो कर दिया कि मैं कार डिलीवर करूंगा, लेकिन दे नहीं रहा कार। एडवांस ले लिया, ना तो वो एडवांस वापस दे रहा और ना ही कार दे रहा। तो बताइए आप, बेचारा सुनील, क्योंकि अब वो बेचारा ही हुआ, वो बेचारा सुनील अब क्या करे। तो सुनील कोर्ट में जाएगा, कोर्ट के सामने अपनी बात रखेगा कि सर अनिल ने मुझे ऑफर दिया था, मैंने ऑफर को एक्सेप्ट किया, उससे प्रॉमिस किया कि ठीक है भाई मैं आपको 4 लाख रुपए दे दूंगा, आप मुझे कार सप्लाई करना। मैंने हाफ पेमेंट कर दी है और मैं बची हुई पेमेंट भी करने को तैयार हूं, लेकिन अनिल अपने एंड पर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के अकॉर्डिंग और मुझे अपनी कार डिलीवर नहीं कर रहा। यानी अनिल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, यानी यहां पर अनिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है। ये सारी बात सुनील कोर्ट के सामने रखेगा, कोर्ट भी क्या करेगा, ऑफर एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट की सभी फैक्ट्स को कंसीडर करेगा, और यदि कोर्ट को लगता है कि हाँ वास्तव में अनिल यहां पर गलत कर रहा है तो कोर्ट अनिल को ऑर्डर देगा। ध्यान से सुनना मेरी लाइन, कोर्ट अनिल को ऑर्डर देगा
कि या तो आप कार डिलीवर करो और या फिर आपने जो एडवांस लिया है सुनील से वो एडवांस वापस दो, साथ में ब्याज दो, और जो भी कंपनसेशन बनता है जो कोर्ट की नजरों में पर्याप्त है तो वो कंपनसेशन भी कोर्ट यहां पर सुनील को दिलवाएगा। तो यहां पर ऐसा एग्रीमेंट जिसको कोर्ट के थ्रू मनवाया जा सकता हो, अनफोर्स करवाया जा सकता हो, यानी ऐसा एग्रीमेंट यदि कोई पार्टी उस एग्रीमेंट को बाद में नहीं माने तो उस नहीं मानने वाली पार्टी के खिलाफ कोर्ट में जाकर के यदि आप ऑर्डर ले सकते हो, उसको कोर्ट के थ्रू मानने के लिए मजबूर कर सकते हो, ऐसा यदि कोई एग्रीमेंट है तो बेटा वो कहलाता है अनफोर्सेबल बाय लॉ। अनफोर्सेबल यानी ऐसा एग्रीमेंट जिसका ब्रीच होने पर कोर्ट बीच में इंटरफेयर करके उस एग्रीमेंट को अनफोर्स करवा सकता है, लागू करवा सकता है। ये जिस एग्रीमेंट में कंडीशन पूरी होती है वही एग्रीमेंट आगे चल करके क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब क्वेश्चन ये आता है तो सर सारे एग्रीमेंट तो अनफोर्सेबल होते हैं, यानी अनफोर्सेबिलिटी के लिए एग्रीमेंट में ऐसा क्या होना चाहिए? हाँ, तो मैं आपको कुछ बेसिक बातें कल भी बताई थी और आज फिर बता देता हूं। जैसे एग्रीमेंट करने वाली पार्टी माइनर नहीं हो। अब यदि ये एग्रीमेंट माइनर के बीच में होता, यदि ये जो अनिल है ये माइनर होता, माइनर जानते हो ना आप, जिसकी एज 18 साल से कम है, यदि ये अनिल माइनर होता ना और माइनर के साथ यदि कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो अनफोर्सेबल नहीं है, क्योंकि कोर्ट बोलता है कि माइनर के पास इतनी समझ नहीं होती कि वो किसी भी ट्रांजैक्शन में अपना अच्छा या बुरा तय कर पाए, इसलिए माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो वॉइड होगा, वो अनफोर्सेबल नहीं होगा। इसी तरह से यदि मान लो इस कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी पागल होती, अनसाउंड माइंड की होती, जैसे मान लो ये जो अनिल है ये पागल है, इसका दिमाग काम नहीं करता, अनसाउंड माइंड का है, कोर्ट ने इसको अनसाउंड डिक्लेयर कर रखा है, तो किसी ऐसे पर्सन के साथ एग्रीमेंट जरूर कर लो बेटा, एग्रीमेंट हो जाएगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा वो, क्योंकि वो अनफोर्सेबल नहीं है। या फिर यदि मान लो यहां पर ये अनिल अपनी कार बेचना नहीं चाहता क्योंकि बहुत लकी कार है इसके लिए, और ये कार अब ये मान लो बहुत पुरानी कार है लेकिन ऐसी कार बहुत कम मिलती, लेकिन सुनील ने इसको डरा धमका करके इससे जबरदस्ती कार बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो यहां पर कंसेंट फ्री नहीं है। तो कौन से एग्रीमेंट लॉ के द्वारा अनफोर्सेबल होंगे, यानी ये जो अनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ आप पढ़ रहे हो तो इसके लिए आपको सेक्शन 10 स्टडी करना होगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में कुछ बेसिक एलिमेंट्स गिवन, जो एग्रीमेंट उन बेसिक एलिमेंट्स को, सेक्शन 10 में लिखे हुए एलिमेंट्स को जो एग्रीमेंट फुलफिल करेंगे सिर्फ वही एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होंगे। जो एग्रीमेंट उन बेसिक एलिमेंट्स को फुलफिल नहीं करेंगे तो वो एग्रीमेंट तो होंगे बेटा, सुनना प्लीज, एग्रीमेंट होंगे लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो वो अनफोर्सेबल भी नहीं, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, उनकी कोई लीगल स्टेटस नहीं होगी। और सेक्शन 10 में क्या लिखा है, ये जो 2-3 बातें मैंने आपको बताई कि पार्टी माइनर नहीं होनी चाहिए, पार्टी अनसाउंड माइंड की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वहां पर किसी भी टाइप का कोई प्रेशर बना करके, डरा धमका करके सहमति नहीं ली हो, पार्टी ने वॉलंटरीली अपनी मर्जी से एग्रीमेंट करने को तैयार हो, बस ये 4-5 चीजें, ये यदि 4-5 चीजें वहां पर हैं, सही हैं, तो आपका एग्रीमेंट अनफोर्सेबल है। और जो एग्रीमेंट अनफोर्सेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, और जो एग्रीमेंट अनफोर्सेबल नहीं है, अब अनफोर्सेबल क्यों नहीं होगा, या तो एग्रीमेंट की पार्टी माइनर होगी, या अनसाउंड माइंड की होगी, या कंसेंट फ्री नहीं होगी, या फिर आपके एग्रीमेंट का जो इंटेंशन है वो कोई लीगल रिलेशन क्रिएट करना नहीं होगा, आपने कोई इलीगल चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट वो अनफोर्सेबल नहीं होंगे, और अनफोर्सेबल नहीं होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में भी कवर नहीं होंगे। तो ध्यान से सुनो, एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज पे आने के लिए आपको अनफोर्सेबिलिटी का टेस्ट पास करना होगा, और अनफोर्सेबिलिटी के प्रोविजंस कौन से सेक्शन में गिवन है, आप बोलोगे सर सेक्शन 10 में गिवन है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन स्टडी करवाता हूं,
तो इसमें लिखा मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 क्लोज एच। हाँ, एक बात और बता देता हूं, वैसे आप लोग जानते हो, आप लोग समझदार हो। देखो बेटा, जब भी कोई एक्ट को स्टडी करो आप, एक्ट में क्या सेक्शन लिखे होते हैं, तो जैसे बाई चांस कहीं पर ऐसे लिखा हो, कई बार आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा, जैसे कई बार आप देखोगे आपको ऐसे लिखा मिलेगा सेक्शन 21 सब सेक्शन 1 ऐसे, फिर ब्रैकेट में ए और फिर ये रोमन में 1 ऐसे लिखा होता है कई बार, 21 ब्रैकेट में 1 फिर स्मॉल ए फिर आई। इसको कैसे बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे इसको? ठीक है, ये सिलेबस से हटके एक जनरल चीज पूछ रहा हूं, तो आप सभी लोग जानते हो इसको ऐसे बोलते हैं बेटा, जो पहला पार्ट होता है ना, ये तो होता है सेक्शन, इसको क्या बोलते हैं? सेक्शन। और ये जो सेक्शन के आगे ब्रैकेट में लिखा होता है, सेक्शन के जस्ट आगे जो ब्रैकेट में लिखा होता है वो होता है सब सेक्शन। और ये जो सब सेक्शन के जस्ट आगे ब्रैकेट में लिखा होता है क्लोज, और ये सब क्लोज। ठीक है, इसके आगे कभी नहीं होगा, 4 ही पॉइंट हो सकते हैं मैक्सिमम। तो ये सीक्वेंस लर्न रखना, पहले सेक्शन, फिर सब सेक्शन, फिर क्लोज, और उसके बाद में सब क्लोज। ये रूल हमेशा हर एक्ट में, चाहे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टडी करना, फिर कल अपन सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्टडी करेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट स्टडी करेंगे, जितने भी एक्ट आप पढ़ते हो हमेशा ये रूल याद रखना, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोज और सब क्लोज। लेकिन बेटा जो डेफिनेशन का सेक्शन है, ऐसा सेक्शन जिसमें डेफिनेशन लिखी हो, और वो ज्यादातर आपको सेक्शन 2 मिलेगा। अब जैसे यहां पर आपने पढ़ा प्रपोजल की डेफिनेशन 2A में है, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन 2B में है, एग्रीमेंट की डेफिनेशन 2E में है, और कॉन्ट्रैक्ट जो अपन अभी पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन 2H में है। तो इनको क्या बोलेंगे? इनको ऐसे बोलेंगे क्या कि सेक्शन 2 सब सेक्शन A, सेक्शन 2 सब सेक्शन B, सेक्शन 2 सब सेक्शन C, ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। अब बेटा याद रखना, डेफिनेशन के सेक्शन को जब भी पढ़ते हैं ऐसे बोलेंगे सेक्शन 2 क्लोज ए। डेफिनेशन के सेक्शन में सब सेक्शन नहीं होता, वहां सेक्शन के जस्ट बाद में ब्रैकेट में जो लिखा होता है वो क्लोज होता है। डेफिनेशन के सेक्शन में ये सेक्शन, और इसके ब्रैकेट में जो लिखा है वो ना सब सेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल सही बताया आपने, क्लोज होगा। हाँ, इसके आगे कुछ और लिखा होता ब्रैकेट में, वो सब क्लोज हो जाता। तो डेफिनेशन का जो सेक्शन होता है ना, उसमें कभी भी आपको सब सेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए अब जैसे मैं आपको ये मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा हूं, आना आपने एक बार स्टडी मटेरियल पे, तो इसमें आप पढ़ोगे मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और कौन से सेक्शन में लिखा है, तो आप बोलोगे सर सेक्शन 2 और क्लोज एच, सब सेक्शन नहीं बोलोगे आप। अब इसमें डिफाइन क्या, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे, तो एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। कितना सिंपल लाइन लिखी है कि ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है, यानी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है, वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या चीज जरूरी हो गई, एक तो एग्रीमेंट और साथ साथ में उसकी एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तो जो भी एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होंगे तो वो यहां पर आपके कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे। तो जो भी एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल हैं तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे। ये आपने यहां तक स्टडी किया, ठीक है। एक चीज और देखिए आप, यहां पर अपने को एक चीज और स्टडी करना है। अब आता है पॉइंट कि सर ये अनफोर्सेबिलिटी क्या होती है। बार बार बोल रहे हो कि एग्रीमेंट जो अनफोर्सेबल होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो अनफोर्सेबिलिटी के लिए क्या क्या एलिमेंट्स एग्रीमेंट में प्रेजेंट होना जरूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना कि बेसिक एलिमेंट्स, नेक्स्ट आप जब पॉइंट देखोगे कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो जो भी एग्रीमेंट में फॉलोइंग एलिमेंट्स यदि प्रेजेंट है, अब अपने 5-6 पॉइंट्स पढ़ेंगे, ये एलिमेंट्स जिन जिन एग्रीमेंट में प्रेजेंट हैं वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और उसके बाद में अपने पास देखना आप, ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये 9 क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, इन 4 डेफिनेशन से रिलेटेड अपने पास
करीब 10 क्वेश्चन है, इनको अपन सोल्व करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने जरूरी हैं। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट है टू पार्टीज। कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब कम से कम वहां दो पार्टी हो। आप बोलोगे सर ये तो ऑब्वियसली होनी ही चाहिए, एक ऑफर देने वाला और एक ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा कम से कम कितनी पार्टी हो, अरे कितनी पार्टी हो, कम से कम दो पार्टी हो। ठीक है, ये है पहला पॉइंट कि फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज, वन पार्टी मेकिंग द ऑफर यानी ऑफरर एंड द अदर पार्टी एक्सेप्टिंग इट, कि एक पार्टी वो हो जिसने ऑफर दिया हो और दूसरी पार्टी वो होगी जिसने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अरे आप लोग सभी लोग पढ़ रहे हो, किसी को कोई दिक्कत? कोई जवाब तो दिया करो हाँ या ना कि सर समझ में आ रहा नहीं आ रहा। आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। ये आशु, दिवांशु, विधि, अब विधि लिख रही है सर नो सर, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूं कि कुछ समझ में आ रहा है? नो सर। अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक 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 चलो कोई बात नहीं। देखो कोई भी ऐसा टॉपिक आपको लगे बाई चांस, वैसे कभी नहीं होगा क्योंकि लो इतना इजी सब्जेक्ट है बेटा, सबसे इजी सब्जेक्ट है। और मुझे तो भगवान के आशीर्वाद से इस चीज को पढ़ाते हुए करीब ही मान लो ज्यादा साल तो नहीं हुए, 10-11 साल हो गए। अराउंड 85-86 बैचेज की मैं आप लोगों की सेवा कर चुका हूँ। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये तो मतलब शायद मैं खुद का नाम भूल जाऊं कभी। ये टॉपिक तो इतने जहन में बैठ चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसलिए पढ़ने और पढ़ाने दोनों में अच्छा लगता है। एनीवे चलो अपन ज्यादा बातें नहीं करेंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे। तो आते हैं वापस से कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहला है टू पार्टीज, कि कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा कम से कम कितनी पार्टी होनी चाहिए, दो पार्टी होनी चाहिए। एक पॉइंट और आप विश्वास करना प्लीज, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आए हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देख लो आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए इसको जयपुर के कलर में रंग रहा हूं। इसको जयपुर का कलर कौन सा है? पिंक कलर है, पिंक सिटी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। देखो आप जो एग्रीमेंट कर रहे हो ना दो लोग, उस एग्रीमेंट का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना होना चाहिए। लीगल रिलेशनशिप। अब आप बोलोगे सर लीगल रिलेशनशिप का मतलब, चलो बताता हूं। जैसे मान लो आपका अभी बर्थडे आने वाला है, ठीक है, और आपने अपने बर्थडे पार्टी के लिए अपने दोस्तों को इनवाइट किया, ठीक है, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को आपने अपने घर पर बुलाया कि भाई मेरा बर्थडे है, या और भी कोई ऐसे फंक्शन होते रहते हैं घर परिवार में कि हमारे घर पे ये फंक्शन है और आप लोग आना। आपने सबको इनविटेशन दिया। अब सब लोग उस दिन आपके घर पे आए, लेकिन आपको ध्यान ही नहीं रहा कि आपने लोगों को इनवाइट किया, आप खुद बाहर चले गए। सब लोग इतनी दूर से चल के आए, किराया लगा, कोई तो बेचारा पैदल पैदल ही आया, इतना दुख पाया, और आप मिले ही नहीं, आपने वो सेलिब्रेशन किया ही नहीं, आपने पार्टी कैंसिल कर दी। तो क्या वो लोग आपसे कंपनसेशन ले सकते हैं कि आपने प्रॉमिस किया था और हमने प्रॉमिस को एक्सेप्ट किया था, और अब आप हमें टाइम पर नहीं मिले, हम तो भूखे रह गए, हमें कहीं बाहर खाना खाना पड़ा, जिसके कारण हमारी जेब से पैसे लगे। आप हमें नहीं बुलाते तो हम हमारे घर पे खाना खा लेते, हम नहीं आते इतनी दूर, आने जाने का समय बचता, हमारे पैसे बचते। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है? क्या इस आपने जो प्रॉमिस किया था, अपने दोस्तों को इनवाइट किया था अपनी बर्थडे पार्टी में, क्या आपका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना था? नहीं। ये जो ऐसे एग्रीमेंट होते हैं ना, शादी ब्याह में या बर्थडे पार्टी में किसी को इनवाइट करना, ये सोशल एग्रीमेंट्स हैं। ये कौन से एग्रीमेंट है? ये सोशल अरेंजमेंट्स हैं, सोशल एग्रीमेंट्स हैं। इनका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं होता है। इनका इंटेंशन कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं है। तो सेकंड पॉइंट देखना पाना अपने स्टडी मटेरियल पे कि द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज मस्ट बी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो जो सोशल और डोमेस्टिक टाइप के एग्रीमेंट है वो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं होते। आप एग्जाम्पल भी देखो यहाँ पर, यदि आप एग्जाम्पल को गो थ्रू करोगे तो यही कि अनिल ने सुनील को डिनर पे इनवाइट किया और बाद में भूल गया, अनिल खुद कहीं बाहर चला गया। अब सुनील बेचारा उस दिन डिनर पे आ गया अनिल के घर पर, या जो भी पर्टिकुलर प्लेस फिक्स किया था वहां पर।
अब वहां पर सुनील नहीं, वो अनिल तो मिला ही नहीं, तो क्या सुनील अनिल से कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, आने जाने का खर्चा क्लेम कर सकता है? तो जनरली नहीं, क्योंकि यहां पर इनका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं था। एक केस और पढ़ाता हूं आपको, ये केस लो था, ये लर्न मत करना प्लीज, मैं आपको बता देता हूं, ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, बेटा ध्यान देना प्लीज। ये जो पॉइंट पढ़ा रहा हूं ना, यहां से लेकर के और यहां तक, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। इसका जनरली आपके सिलेबस से, यानी इस केस लो का खास करके नाम लर्न मत करना, इस केस का जो नाम है ये चाहे आप लर्न मत करना प्लीज, ठीक है ना। ये जो केस का नाम है बालफोर वर्सेस बालफोर, ये लर्न मत करना आप, तो इसके सिर्फ फैक्ट्स लर्न कर लेना। यहाँ पर एक हस्बैंड ने, उन्होंने अपनी वाइफ से एक प्रोमिस किया, और ये प्रोमिस कोई ऐसे नहीं कि कोई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ऐसे ही वॉलंटरली, ठीक है ना। तो उसने अपनी वाइफ से प्रोमिस किया कि मैं आपको हर महीने और पॉकेट मनी के रूप में इतने पैसे दे दिया करूंगा। अब हो सकता है कभी कभार हस्बैंड के पास कोरोना वायरस के कारण फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, इतने पैसे नहीं रहे, तो कभी एक दो बार उसने अपनी वाइफ को जो प्रोमिस किया था वैसे पैसे नहीं दिए होंगे, तो क्या वाइफ उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकती है? नहीं, क्योंकि ये भी जो एग्रीमेंट है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं है, ये तो उनके प्यार मोहब्बत का एग्रीमेंट है, ये तो एक फैमिली अरेंजमेंट है, ठीक है ना। और परिवार में तो ऐसा होता रहता है, पापा कितनी बार बोलते हैं अपने को कि अब की बारी दी तेरे 12th में या सीएमए फाउंडेशन में इतने मार्क्स आ गए, तेरी ऑल ओवर इंडिया रैंक आ गई, तो तुझे मैं बाइक दिलवा दूंगा, तुझे स्कूटी दिलवा दूंगा, या अच्छा लैपटॉप दिलवा दूंगा, या आईफोन दिलवा देंगे। फिर आप मेहनत करते हो, उतने मार्क्स लेके आते हो, और बाद में पापा बोलते हैं यार बेटा अब की बार तो नहीं हो पाया, नेक्स्ट टाइम पक्का। और आप जानते हो ये नेक्स्ट टाइम ऐसे करते करते आप सीएमए बन जाते हो, फिर एक दिन आप वो सारी चीजें खुद ले आते हो, और खुद आप अपने हाथों से अपने पापा मम्मी को कार गिफ्ट करते हो। तो क्या आप अपने पापा के अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हो कि आपने प्रोमिस किया था तभी तो मैंने पढ़ना शुरू किया, नहीं मैं क्यों पढ़ता या क्यों पढ़ती? आपके उस लैपटॉप के चक्कर में, आपके उस स्कूटी के चक्कर में मैंने दिन रात मेहनत करके और ऑल इंडिया रैंक लेके आई हूँ, और अब आप मुझे स्कूटी या बाइक या लैपटॉप नहीं दिलवा रही, तो क्या आप मम्मी पापा के अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं? नो, क्योंकि ये फैमिली एग्रीमेंट्स है। यहाँ ऐसे मम्मी पापा का अपने बच्चों से प्रोमिस करना, या हस्बैंड का अपनी वाइफ से प्यार मोहब्बत में प्रोमिस करना, ये प्रोमिसेस का इंटेंशन कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं होता, इसलिए ये भी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा।